मुंबई में 24 घंटे में आए कोरोना के 1384 मामले, 12 मरीजों की मौत। बीएमसी के मुताबिक 12 में से 11 मृतकों की उम्र थी 60 साल से ऊपर। नए मरीजों में केवल 184 को करना पड़ा है भर्ती। मुंबई में इस समय कोरोना के 18,000 एक्टिव केसेस। शहर में नहीं है कोई कंटेनमेंट जोन। महाराष्ट्र में आज आए हैं कोरोना के कुल 25,425 नए मामले। राज्य में इस समय एक्टिव केसेस हैं 2,87,000। पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान हुए दूसरी बार कोरोना संक्रमित। आज मंत्रालय में हुई है कैबिनेट मीटिंग, मौजूद थे वो। मॉडर्ना ने भी शुरू किया बूस्टर डोज का ट्रायल। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए तैयार किया जा रहा है। मुंबई में अब सुपरमार्केट में 100 स्क्वायर मीटर की दुकानों में बिकेगी वाइन। महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज फैसला लिया। बीजेपी ने सरकार पर लगाया आरोप, शराब को बढ़ावा दे रही है सरकार। देवेंद्र फडणवीस बोले, महाराष्ट्र को नहीं बनने देंगे मदिरा राष्ट्र। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने आज नामांकन किया। संकेले विधानसभा सीट से पर्चा भरा। प्रमोद सावंत बोले, गोवा में सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी, आएंगी 22 से ज्यादा सीटें। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले पूजा पाठ किया गया। फिल्म मेकर महेश मांजरेकर के खिलाफ एफआईआर। एक मराठी फिल्म में बच्चों और महिलाओं को आपत्तिजनक ढंग से दिखाने का मामला है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक झोंपड़ी पर गिरा ट्रक में लदा हुआ कोयला, सो रही 3 बच्चियों की मौत हुई। शिवसेना कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नीतेश राणे को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 10 दिनों की रोक लगाई। नीतेश की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीतेश को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। वो नियमित जमानत के लिए कर सकते हैं याचिका दाखिल। शेयर बाजार में जारी है गिरावट का दौर। 581 अंकों की गिरावट के साथ 57,276 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 167 अंक गिरकर निफ्टी बंद। टीएमसी के खाताधारकों ने समाधान प्रक्रिया के विरोध में कोर्ट जाने की बात कही। 10 साल में रकम मिलने के फैसले को लेकर नाराजगी। फ्यूचर रिटेल ने दिवालिया प्रक्रिया से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में की है अपील। वित्तीय मदद की अमेजॉन की पेशकश को भी ठुकराया। भारतीय कंपनी टीसीएस अमेरिकी कंपनी आईबीएम को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी। इंफोसिस बना है तेजी से ग्रोथ करने वाला ब्रांड। मनी रॉय ने गोवा में दुबई के बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार से शादी की। पारंपरिक दक्षिणी भारतीय रिवाज से शादी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज आखिर वो दिन आ ही गया जब भारत सरकार ने औपचारिक रूप से एयर इंडिया को टाटा कह दिया है। इसके साथ ही करीब 69 साल बाद एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के हाथों में आ गई है। यानी आज से एयर इंडिया सरकारी से एक प्राइवेट एविएशन कंपनी बन गई है। करीब 18,000 करोड़ रुपए में टाटा ग्रुप ने केंद्र सरकार से एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी टेलिस प्राइवेट लिमिटेड अब एयर इंडिया की नई मालिक होगी। आज एयर इंडिया तन मन और धन से पूरी तरह टाटा की हो गई। एयर इंडिया को खरीदने की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, लेकिन आज ऑफिशियली एयर इंडिया भारत सरकार से टाटा ग्रुप के पास आ गई। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले आज टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बात की जानकारी इस ट्वीट के जरिए दी गई। आज जो एयर इंडिया की जो विनिवेश प्रक्रिया आरंभ हुई थी वो आज समाप्त होती है। उसमें जो सक्सेसफुल बिडर टैलिस को दिया गया था, शेयर परचेज एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, उसके हिसाब से सभी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हुए जो आज कंसिडरेशन अमाउंट 2,700 करोड़ का शेयर प्राइस के लिए और 15,300 करोड़ डेट रिटेंशन के लिए, इसके बाद भारत सरकार ने अपने 100% शेयर्स टेलिस के नाम कर दिए हैं और वो अब नई मैनेजमेंट में है।
भारी कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया को बेचने के लिए केंद्र सरकार पिछले कई साल से कोशिश कर रही थी। 2018 में सरकार ने एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया, लेकिन इस डील में किसी भी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद 2020 में सरकार ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। 2021 में स्पाइस जेट ने इसे खरीदने के लिए बोली लगाई, लेकिन अक्टूबर 2021 में टाटा ग्रुप ने सारी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया। पूरी तरह से जो 100% जो शेयर होल्डिंग है अब एयर इंडिया की टाटा सन्स के पास है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन जो है यहाँ पहुंचने से पहले, एयरलाइन हाउस पहुंचने से पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए उनके घर पर और इस फॉर्मेलिटी को उन्होंने पूरा किया। जो प्राइवेटाइजेशन और डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस था एयर इंडिया का, जो 2017 में कैबिनेट के इन प्रिंसिपल अप्रूवल से शुरू हुआ था, वो आज जाकर खत्म हुआ। एयर इंडिया का वापस टाटा के पोर्टफोलियो में शामिल होने का ये फैसला सिर्फ एक बिजनेस डीलिंग नहीं है, ये एक इमोशनल फीलिंग भी है। 8 अक्टूबर को एयर इंडिया की घर वापसी पर खुश होते हुए टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने ट्वीट करके लिखा, वेलकम बैक एयर इंडिया। इस ट्वीट में रतन टाटा ने एक हवाई जहाज और घर का आइकन भी लगाकर यह मैसेज दिया कि एयर इंडिया वापस अपने घर आ गई है। इस मौके पर रतन टाटा की भावुकता जेआरडी टाटा तक भी पहुंची। इस ट्वीट में जेआरडी की यादगार फोटो के साथ उन्होंने लिखा, आज जेआरडी टाटा होते तो बेहद खुश होते। अब ये भी समझिए कि आखिर इस 18,000 करोड़ की डील में टाटा को क्या क्या मिला। इस डील के तहत टाटा से यह समझौता भी किया गया है कि सरकार को टाटा ग्रुप 2,700 करोड़ रुपए नकद देगा और एयर इंडिया पर बकाया 15,300 करोड़ रुपए के कर्ज की देनदारी भी होगी। इस डील के तहत टाटा को न केवल एयर इंडिया बल्कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी 100% हिस्सेदारी और कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की 50% हिस्सेदारी मिली। एयर इंडिया साल 2007-2008 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद से ही लगातार घाटे में चल रही थी। पिछले साल 31 अगस्त को उस पर कुल 61,562 करोड़ रुपए का बकाया था। इसमें से 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज टाटा चुकाएगी। टाटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती एयर इंडिया को घाटे से उबारकर मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनाना है। इसके लिए एयर इंडिया की सरकारी कंपनी वाली इमेज हटाने के लिए बेहतर सर्विस देने वाला मेकओवर करना होगा, क्योंकि 69 साल पहले टाटा ग्रुप ने इसी मकसद से एयर इंडिया को शुरू किया था। We're totally delighted that this process is complete and very happy to have Air India back in the Tata Group. We look forward to working with everyone to create a world-class airline. एयर इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पिछले एक दशक के दौरान इंडियन एविएशन मार्केट में एयर इंडिया ने अपना हिस्सा और भरोसा बहुत तेजी से गंवाया है। एयर इंडिया भी इंडियन एविएशन मार्केट में 11% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर इंडिगो 48% हिस्सेदारी और दूसरे नंबर पर स्पाइस जेट 16% हिस्सेदारी के साथ एविएशन बाजार पर पकड़ बनाए हुए है। टाटा के सामने इन प्राइवेट कंपनियों की टक्कर लेकर एयर इंडिया को टॉप पर पहुंचाने का प्रेशर होगा। पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में खेल मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखने को लेकर बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि ठाकरे सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले टीपू सुल्तान को महिमा मंडित कर रही है और बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, जबकि शिवसेना का कहना यह है कि उस मैदान का नाम टीपू सुल्तान तब रखा गया था जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। मुंबई के मालवनी इलाके का ये खेल मैदान राजनीति के आरोप प्रत्यारोप का मैदान बन गया है, जिसके केंद्र में है इसका नाम। हैरानी की बात यह है कि टीपू सुल्तान नाम होने का विरोध बीजेपी के साथ साथ शिवसेना भी कर रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इसके उद्घाटन से पहले मुंबई में बीजेपी, शिवसेना, VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया। शिवसेना एनसीपी के साथ सरकार चला रही कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री असलम शेख ने इस मैदान का उद्घाटन गणतंत्र दिवस के दिन किया और टीपू सुल्तान नाम की वकालत की। आजादी से पहले एकमेव राजा जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है, वो है
शेर मैसूर टीपू सुल्तान। अब उस नाम को लेके 70 साल तक का कभी विवाद नहीं हुआ। 70 साल तक का सभी राज्यों ने अपने अपने चौक, अपने अपने रोड, म्यूजियम, बहुत सारी चीजें उनके नाम से की। यानी आज लोगों को यह समझने की जरूरत है कि डेवलपमेंट नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते, नामों को लेके, देशों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अपने छोड़े हुए पिल्लों के साथ दुनिया को और देश को जो है बदनाम करने का काम है। शिवसेना ने इस मसले से खुद को अलग कर सारा दोष बीजेपी पर मढ़ दिया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे कह चुके हैं कि बीएमसी ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि 21 अगस्त 2015 को जब एकनाथ खड़से फडणवीस सरकार में मंत्री थे तब उन्होंने इस मैदान को वीर टीपू सुल्तान नाम दिया था और आज बीजेपी हम पर दोषारोपण कर रही है। मेयर के मुताबिक ये मैदान तो बीएमसी का है ही नहीं, जिसको नामकरण ही नहीं हुआ है। जैसा हमारे मराठी में कहावत है, सांप को पकड़ के डोरी करके उसको पिटना या टपकना, ये जो कुछ भारतीय जनता पार्टी का चालू है, मुझे लगता है बहुत ही मुंबई में शांति अमन बिगड़ने का काम कर रहे, बिगाड़ने का काम कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम कर रहे, संविधान ही नहीं मान रहे। इस संविधान रूप से काम हुआ है। शिवसेना कह रही है कि बीजेपी वाले ड्रामा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी वाले मैदान का उद्घाटन करने वाले मंत्री असलम शेख का इस्तीफा मांग रहे हैं। देश के आजादी के पहले चाहे फिर मुगलों का आक्रमण देश में हो, अंग्रेजों का हमारे देश में आकर देश को चलाना हो, इन सारी बातों से सीखकर हमने संघर्ष करके आजादी ली। अब आजादी लेने के बाद में बड़े पैमाने पे देश में आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश के जो वीरों का प्रतिमा लगना, उनके नाम से प्रकल्प को देना, ये सब क्योंकि हमारे देश को इन्होंने मुगलों के झंझट में से बाहर निकाला, मुगलों के शासन में से हम बाहर आ पाए, अंग्रेजों के शासन में से हम बाहर आ पाए, तो उन्हीं दिनों में राज्य करने वाले में एक टीपू सुल्तान का भी नाम आता है। तो अब ये कौन कर रहे हैं? वो विचारधारा को मानने वाले लोग ही कर रहे हैं, वो विचारधारा को मानने वाले लोग ही कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आप जैसे मीडिया के लोगों ने भी, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम जो है वो तो हम करते ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कुछ करते हैं तो उसका ऊपर एक लेबल लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और इस्लामिक विचारधारा का विरोध करते हैं। बिल्कुल हम इस्लामिक विचारधारा का विरोध नहीं करते। वैसे मालवणी के स्थानीय लोग इस मैदान को पहले से ही टीपू सुल्तान नाम से बुलाते हैं और असलम शेख यहाँ से विधायक हैं। 10-12 साल पुराने इस मैदान का रिनोवेशन असलम शेख ने अपनी विधायक निधि से करवाया है। मुंबई से पारस दामा और शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार गोवा के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में हैं मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर। उत्पल बीजेपी से पंजिम सीट के लिए लगातार टिकट मांग रहे थे। टिकट जब वो नहीं मिला तो उन्होंने पंजिम से बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। उनसे एक्सक्लूसिव बात की है राजदीप सरदेसाई ने। नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। हम इस समय पंजिम में हैं। हमारे साथ है उत्पल पर्रिकर जो यहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। मनोहर पर्रिकर के बेटे इस बार बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए सबकी निगाहें उन पर है। आपने बड़ा निर्णय लिया बीजेपी के खिलाफ लड़ना। आपके पिताजी की जो पार्टी थी जिसको उन्होंने यहां गोवा में बनाया, क्यों ये निर्णय, इतना बड़ा निर्णय? निर्णय कठिन है, लेकिन जिस तरह का कैंडिडेट पंजिम में पार्टी ने दिया है उसके वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। यानी ये लड़ाई आपकी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाबूश मोन्सेराट जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है, जो एक जमाने में कांग्रेस में थे, उनके खिलाफ कई क्रिमिनल मुकदमे हैं, उनके पॉलिटिक्स के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं। आप वैसे कह सकते हैं, जिस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। सो ऐसे में जब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में माय फादर, मेरे पिताजी ने इतने सालों तक जिसको रिप्रेजेंट किया था, वहाँ के कार्यकर्ता है, वहाँ के लोग हैं जिनके साथ मेरे संबंध है, उनका विचार मुझे और उनको जो कहना है वो मुझे सुनना पड़ रहा है।
और उसको लेके मुझे आगे बढ़ना है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी कहेगी हमारे पार्टी में घरानेशाही नहीं है, डिनेस्टी के लिए जगह नहीं है। आपके पिताजी भले ही मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्ट्री रहे, इसका मतलब नहीं बेटे को टिकट मिलती है। क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये तो पिछली बार भी टिकट नहीं दी थी। इफ आई वांट, मुझे पिताजी ये है इसलिए टिकट चाहिए था तो पिछली बार ही मैं मांगता, मतलब मैंने मांगी थी क्योंकि लोग साथ थे, लेकिन तभी उन्होंने डिसीजन लिया, मैंने पार्टी की बात मान ली थी। इस बार जो कैंडिडेट है, और मैंने जब पहले दिन ही इस्तीफा दिया उसी दिन कहा था कि आप कैंडिडेट बदलो, अच्छा कैंडिडेट बदलो, मैं वापस घर जाने के लिए तैयार हूँ। इट्स नॉट अबाउट उत्पल पर्रिकर, जैसे कैंडिडेट दिया है और जिस तरह के डिसीजंस वो कैंडिडेट ने यहाँ लोकली लेके रखे हैं, उसकी वजह से लोगों के लिए मुझे ये ऑप्शन देना पड़ा। ये आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है ये एक नई बीजेपी बनी है गोवा में? ये मनोहर पर्रिकर की बीजेपी नहीं है। जब आप कहते हैं कि मोन्सेराट को टिकट दिया है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, कई लोगों कांग्रेस से आए हुए, कई पति पत्नी को टिकट दिए हैं, पति को भी टिकट मिला है, पत्नी को भी बीजेपी ने टिकट दिया है इस बार, ऐसे 2-3 उदाहरण है। क्या आपको लगता है ये एक नई बीजेपी बनी है? नहीं, वो डिसीजन उन्होंने लिया है, मुझे लोगों के, पंजिम के लोगों के कारण ये निर्णय लेना पड़ रहा है। ये आप पंजी के लोगों के कारण ले रहे हैं, आपको लगता है उनको अच्छी, हाँ, उनको एक अच्छा ऑप्शन देना चाहिए, इसलिए मैंने लिया है। क्या ये नई बीजेपी है? लेकिन नहीं, इसका वो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उत्पल पर्रिकर, आपने आज तक से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।